बच्चों हम हमारी पुस्तिका का 5वां अध्याय प्रारंभ कर चुके हैं और इस अध्याय का हमने एक भाग अध्ययन कर लिया है और उसके तहत हमने ये जाना कि जो ग्राम सभा होती है वो क्या होती है, ग्राम सभा के सदस्य कौन होते हैं, ग्राम सभा की क्या भूमिका होती है पंचायत के तहत, उन सब की चर्चा कर चुके हैं। तो एक बार हम दोबारा से इसका दोहरान कर लेते हैं कि ग्राम सभा होती है गाँव के जितने भी वोटर ID धारित जो व्यक्ति होते हैं, जो वयस्क होते हैं, जिनका मतदाता सूची में नाम जुड़ा हुआ होता है, वो सभी सदस्य जो ग्राम सभा के सदस्य कहलाते हैं। यानी कि गांव की पूरी सभा होती है जो पंचायत के ऊपर पूरी निगरानी रखती है। सरपंच और पंच जो होते हैं, कार्य करते हैं, उनका निरीक्षण करती है, उनकी समीक्षा करती है। गांव के लिए निर्णय लेने का कार्य ग्राम सभा का होता है। ये हम पढ़ चुके। आज हम बच्चों इस भाग के अंदर यानी कि जो हमारा भाग 2 है उसमें जानेंगे कि ग्राम सभा की जो बैठक होती है वो किस तरीके से होती है। उसको हम एक पूरी कहानी के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे ताकि आपको अच्छे प्रकार से समझ में आ जाए कि गांव में जो बैठक होती है ग्राम सभा की वो किस तरीके से निर्णय लेती है, वहाँ पर कैसे अलग अलग लोगों की राय प्रस्तुत की जाती है और लोग अपनी राय रखते हैं, अपने विचार रखते हैं। उसको हम एक पूरी घटनाक्रम के माध्यम से समझेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि ग्राम सभा की जो बैठकें होती हैं उनके बारे में आपको ध्यान होना चाहिए कि ये बैठक कब कब हो सकती है। तो इसके लिए बच्चों ये है कि हमारी जो राज्य पंचायती राज अधिनियम बना हुआ है, पंचायती राज के लिए जो कानून बना हुआ है, उस कानून में ग्राम सभा की बैठकों को कम से कम साल में 2 बार करना जरूरी माना जाता है। यानी कि 2 बार तो अवश्य ग्राम सभा की बैठक होनी ही चाहिए। हर 6 महीने में एक बैठक का होना जरूरी है। ये हमारे पंचायती राज कानून के तहत लिखा हुआ है। और वैसे देखा जाए तो लोगों की सुविधाओं के आधार पर ये बैठकें अलग अलग तरीके से हो सकती है। 2 बार भी हो सकती है, 3, 4, 5, 10 बार भी, कितनी बार भी हो सकती है लोगों की सुविधा के अनुसार। तो ये कैसे होती है, क्या क्या इसमें आवश्यक शर्तें होती हैं, कौन कौन से नियम होते हैं, उनकी बात कर लेते हैं हम। लोगों की सुविधा के लिए ज़्यादातर राज्यों में 4 राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवसों पर इन बैठकों का आयोजन किया जाता है। कुछ ऐसे दिन निर्धारित किए गए हैं बच्चों जिनको हम ये कह सकते हैं कि भाई इस दिन तो आपको बिल्कुल समय निकाल कर ग्राम सभा की बैठक करना ही जरूरी है, क्योंकि इन दिनों में छुट्टियां होती हैं, लोग अपने घरों में रहते हैं, तो वो आसानी से ग्राम सभा की बैठक में भाग ले सकते हैं। तो वो दिन कौन कौन से हैं बच्चों? वैसे ये 4 दिन निर्धारित किए गए हैं। इन 4 दिनों में कौन कौन से दिन हैं? सबसे पहले गणतंत्र दिवस। गणतंत्र दिवस कब आता है? 26 जनवरी को। 26 जनवरी को अवकाश होता है, मतलब पूरे जो भी काम होते हैं वो उनका अवकाश होता है। तो गांव के जो लोग होते हैं 26 जनवरी के दिन समारोह करते हैं, हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं, तो सभी लोग इकट्ठा होते हैं। उसी दौरान ग्राम सभा की बैठक का आयोजन कर लिया जाता है। तो पहला दिन निर्धारित किया गया है 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस। दूसरा दिन निर्धारित किया गया है मजदूर दिवस। और मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को। कब मनाया जाता है? 1 मई को। तो मजदूर दिवस वाले दिन भी पूरे गांव के लोग इकट्ठा होकर ग्राम सभा करें, ये भी एक दिन निर्धारित किया गया है। ग्राम सभा की बैठक का निर्धारण इसी दिन मजदूर दिवस के दिन भी किया जा सकता है। दूसरी बात है, जो तीसरा दिन निर्धारित किया गया है वो है स्वतंत्रता दिवस। स्वतंत्रता दिवस हम कब मनाते हैं बच्चों? 15 अगस्त को। तो 15 अगस्त के दिन भी ग्राम सभा की बैठक का आयोजन किया जाता है। और अंत में है गांधी जयंती, जो मनाई जाती है किस दिन? 2 अक्टूबर को। तो 2 अक्टूबर के दिन, गांधी जयंती के दिन भी ग्राम सभा की बैठक बुलाई जा सकती है। तो वैसे हमारे अलग अलग राज्यों में ये 4 दिन निर्धारित किए गए हैं। इन 4 दिनों में जरूरी नहीं है कि ये सभी 4 दिनों में हर राज्य के लोग ग्राम सभा की बैठक का आयोजन करे। हो सकता है 26 जनवरी और 15 अगस्त वाले दिन ग्राम सभा की बैठक का आयोजन किया जाए, या फिर मजदूर दिवस वाले दिन, या किसी भी दिन किया जाए। लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि चाहे किसी भी दिन ग्राम सभा की बैठक का आयोजन करें, लेकिन साल में 2 बार बैठक होना आवश्यक है। अब बच्चों कई बार ऐसा होता है कि 2 बार से 3 बार 4 बार
भी बैठक हो सकती है। और उसके लिए बैठक के लिए क्या ज़रूरी होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जितने भी लोग होते हैं उनमें कम से कम 50 लोगों की राय बन जाए कि हमें ग्राम सभा की बैठक बुलानी है। 50 लोग लिखित में ये बात दे दें सचिव को, क्योंकि ग्राम सभा की बैठक कौन बुलाता है, ग्राम सचिव। तो सचिव को जब वो लोग लिखित में दे दें, या फिर 10% लोग, 10% का मतलब जितने भी ग्राम सभा के सदस्य हैं उनके 10% लोग लिखित में अगर ग्राम सेवक को ये लिख के दे दें कि हमारे गांव में कोई समस्या है, मान लो कोई बीमारी हो गई और बीमारी का टीकाकरण पे निर्णय लेना है, तो तुरंत प्रभाव से गांव के जो लोग इकट्ठे होकर या तो 50 लोग कोई लिखित में एप्लीकेशन दे दें, किसको, ग्राम सेवक को, या फिर 10% लोग लिखित में दे दें। ये दोनों शर्तें लिखी हुई हैं। अब जब ये इतने लोग ग्राम सेवक को एप्लीकेशन दे देंगे कि भाई ग्राम सभा की बैठक बुलानी है हमें, तो ग्राम सेवक 15 दिन के अंदर अंदर, कितने दिन में, 15 दिन के अंदर अंदर गांव के सभी लोगों को ये सूचना भिजवा देते हैं और 15 दिन के अंदर अंदर ग्राम सभा की बैठक बुलाई जाती है। तो ऐसे साल में कितनी बार भी बैठक का आयोजन किया जा सकता है, ये इसी बात पर निर्भर करता है कि गांव के जो लोग हैं, कितने लोग हैं जो इस सभा को बुलाना चाहते हैं। अगर 50 लोगों से कम लोग हैं तो सभा नहीं बुलाई जा सकती, 10% से कम लोग हैं तो सभा नहीं बुलाई जा सकती। ऐसे तो फिर यही होगा कि 4 लोग इकट्ठे होकर रोज ही कहने लगेंगे कि ग्राम सभा बुलाई जाए। इसलिए बच्चों ये शर्त रखी गई है। तो इसमें आप समझ गए होंगे कि ग्राम सभा की बैठक कैसे बुलाई जा सकती है। अब हम चर्चा करते हैं कि हमारे देश में ग्राम सभा का आयोजन कैसे होता है। तो इसके लिए आपको एक बहुत छोटी सी जो घटनाक्रम है, जो हरदास गांव का ही है, हरदास गांव में ग्राम सभा का आयोजन कैसे हुआ, वहाँ पर लोगों ने कैसे अपनी अपनी राय दी, कौन कौन सी समस्याओं पर निर्णय लिया गया, उस सब के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो देखो, जो हरदास गांव है उसमें सभी लोग फटाफट कार्य कर रहे हैं। क्यों? जल्दी जल्दी घर का काम करके सभी लोग सोच रहे हैं कि अभी हमें जल्दी जल्दी काम करना है, फिर हमें कहाँ जाना है, ग्राम सभा की बैठक में जाना है। क्यों? क्योंकि आज पहली बार सरपंच और पंच के चुनावों के बाद में बैठक हो रही है। तो पहली बैठक है तो विशेष निर्णय लिए जाएंगे पंचों के द्वारा और सरपंचों के द्वारा। तो आज तो ग्राम सभा में जाना बिल्कुल बनता है, क्योंकि आज हमारे गाँव के विकास के जो महत्वपूर्ण निर्णय है वो हमें सुनने को मिलेंगे। इसलिए सभी लोग फटाफट काम करके ग्राम सभा में जाना चाह रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हो आप, ग्राम सभा का एक आपको चित्र दिखाई दे रहा है। चलो, आज का दिन हम इसको एक बार पढ़ लेते हैं। आज का दिन खास है, सभी लोग जल्दी जल्दी ग्राम सभा के लिए जा रहे हैं। क्या आपको पता है क्यों? क्योंकि पंचायत के चुनावों के बाद आज पहली बार ग्राम सभा की बैठक हो रही है। हरदास गांव के लोग ये जानने के लिए बहुत उत्सुक हैं कि नई पंचायत ने उनके लिए क्या योजना बनाई है। तो ये सभी लोग बैठक में जाते हैं और ग्राम सभा की बैठक होती है। अब ये बैठक कैसे होती है बच्चों, इसको हम देखते हैं। ग्राम सभा की बैठक की शुरुआत में सरपंच और पंच ने सड़क मरम्मत पे सबसे पहला हमें कौन सा कार्य मिला, सड़क की मरम्मत का कार्य, यानी कि जो सड़क की टूट फूट है उसको सही करने का जो कार्य था उसके बारे में सरपंच और पंच ने पर होने वाले ग्राम सभा खर्च का ब्यौरा दिया। देखो, सबसे पहले ग्राम सभा में किसका निर्णय लिया गया, सड़क पर जो भी खर्चा हुआ है उस पूरे खर्चे के पैसे का जिक्र किया सरपंच ने और पंच ने कि भाई सड़क टूट गई थी, उसमें इतना इतना पैसा लगा है। सभी लोगों को ये बात बताई। दूसरी बात, यह सड़क गांव को मुख्य सड़क से जोड़ती है। इसके बाद पानी की कमी पर चर्चा होने लगी, यानी कि ग्राम सभा के अंदर ये हरदास गांव था, इसमें सबसे पहले किस पर चर्चा हुई, सड़क मरम्मत पे। सबसे पहले चर्चा हुई सड़क मरम्मत पे। फिर दूसरी चर्चा किस पे हो रही है, जल पे, यानी कि जो जल है, जल की जो कमी है उसको कैसे पूरा किया जाए उस पर चर्चा हो रही है, यानी कि जल की कमी पे। ये आपको ध्यान रखना है बच्चों, क्योंकि ऐसे बहुत सारे मुद्दे होते हैं जो ग्राम सभा की बैठक में उठाए जाते हैं, तो उनका हमें यहाँ पर समझना है कि कैसे मुद्दे उठाए जाते हैं, कैसे लोग निर्णय लेते हैं। तो इसमें देखते हैं, पानी की कमी की चर्चा हो रही है। उसमें क्या हो रहा है भाई, गांव में रहने वाली तिजिया ने, तिजिया एक बालिका है, 18 वर्ष से अधिक उम्र की एक बालिका है तिजिया ने बोलना शुरू किया। हरदास गांव में पानी की कमी की समस्या बहुत बढ़ गई है। हैंडपंपों का पानी जमीन में बहुत नीचे चला गया है। मुश्किल से हैंडपंप में थोड़ा बहुत पानी आता है। औरतों को 3 किलोमीटर दूर सूरू नदी से
पानी लेने जाना पड़ता है। ये तिजिया ने खड़े होकर ग्राम सभा में अपनी बात कही कि गांव में पानी कम है, तो हैंडपंप है उनका पानी भी नीचे चला गया है, इसलिए महिलाएं बहुत परेशान हैं। वह 3 किलोमीटर दूर से पानी लेके आते हैं सुरू नदी से। ठीक है, अब एक दूसरा सदस्य सुझाव देता है। तिजिया ये बात कह के बैठ गई, दूसरा व्यक्ति खड़ा होता है, वो कहता है, सुझाव क्या देता है कि सुरू नदी का पानी पाइप से लाकर गांव में एक बड़ी सी टंकी में भर देते हैं, उससे पानी की आपूर्ति हो जाएगी। यानी कि ये बात आई कि ठीक है, वहां से पाइप लगा के सुरू नदी का पानी हम टंकी में भर देते हैं, जिससे लोग आसानी से पानी ले सकेंगे। तो ये बात आई, लेकिन इस बात में क्या था भाई, दूसरे जो लोग थे उनको ये बात पसंद नहीं आई, वो इससे सहमत नहीं हुए। क्यों? क्योंकि दूसरे लोगों को ये लगा कि यह बहुत महंगा पड़ेगा। भाई पाइप लगाने पड़ेंगे, उनको पाइपों का खर्चा आएगा, टंकी बनानी पड़ेगी, उसका खर्चा आएगा, तो ये बहुत महंगा पड़ेगा। ये लोगों ने कहा, उन्होंने कहा कि इस साल के लिए हैंडपंप और गहरे कर देते हैं कि भाई इतना पैसा तो हमारे पास है नहीं, इसलिए यही काम किया जाए कि हैंडपंपों का जो पाइप है उसको और गहरा कर दे, जिससे ज़मीन से पानी खींच लिया जाएगा। और कुओं को साफ कर देते हैं। गांव में जितने भी कुएं हैं जिनमें पानी नहीं आ रहा, कचरा भरा हुआ है, तो उनकी सफाई कर देते हैं। बाकी लोगों ने ये अपनी राय दी। तिजिया ने कहा इतने में तो काम नहीं चलेगा। तिजिया बोली भाई ये तो कुएं में, हैंडपंप में तो पानी कम है, इसलिए इतने से पानी से तो गाँव का काम नहीं चलेगा। हमें कुछ पक्की व्यवस्था करनी पड़ेगी, क्योंकि हर साल के लिए यही समस्या है, इसलिए पक्की व्यवस्था की ज़रूरत है। क्योंकि हर साल पानी का स्तर नीचे ही गिरता जा रहा है। जितना पानी ज़मीन में रिस के जाता है, हम उससे ज़्यादा उपयोग करते हैं। देखो तिजिया ने कितनी महत्वपूर्ण बात की है कि लगातार पानी ज़मीन में नीचे जा रहा है। क्यों जा रहा है? तिजिया ने कहा है कि हम जितना पानी काम में लेते हैं उससे कम ज़मीन में जा रहा है। यानी वर्षा हमारे कम हो रही है, पानी का रिसाव ज़मीन में कम हो रहा है, और हम पानी ज़मीन से ज़्यादा निकाल रहे हैं, कुओं से, नलकूपों से। तो इससे क्या होगा, जो ज़मीन का जल स्तर है वह धीरे धीरे नीचे चला जाएगा। यानी पानी के ज़मीन में जो पानी है वो ख़त्म हो रहा है। ये तिजिया ने बात कही। ग्राम सभा के एक दूसरे सदस्य जिसका नाम है अनवर, क्या नाम है? अनवर ने तब सबको बताया कि उसने महाराष्ट्र के एक गांव में पानी संरक्षण के तरीके देखे थे। पानी संरक्षण का मतलब क्या होता है बच्चों? पानी संरक्षण का मतलब होता है कि पानी को बचाया जाता है, यानी पानी को सेव किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है। बचाव कैसे होता है? उसको इकट्ठा कर लेते हैं, इसको बोलते हैं पानी का संरक्षण। जब किसी चीज़ में पानी को, जो भी बारिश का पानी होता है उसको इकट्ठा कर लिया जाता है, तालाब बना दिए जाते हैं और या फिर बांध बनाए जाते हैं, जिसमें जल का, जो बारिश का पानी होता है वो इकट्ठा हो जाता है, तो उसको हम पानी संरक्षण कहते हैं। तो जो अनवर है वो अपनी बात बता रहा है कि मैं महाराष्ट्र गया था, तो महाराष्ट्र गया, वहाँ पर मैंने पानी संरक्षण के तरीके देखे थे। उस गांव में अपने भाई से मिलने गया था, अनवर अपने भाई से मिलने गया था, तो उसने ये तरीके देखे। उसको जल संवर्धन विकास कार्यक्रम कहते हैं। जब पानी का संरक्षण किया जाता है, और वह जो कार्यक्रम है उस कार्यक्रम का नाम बताया है, क्या नाम बताया है? जल संवर्धन विकास कार्यक्रम, जिसे वाटर शेड भी कहा जाता है अंग्रेजी में। ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है कहाँ पर? महाराष्ट्र के एक गांव में। ये अनवर ने बात कही। उसने सुना था कि सरकार ने इसके लिए पैसा भी दिया है। उसके भाई ने, गांव में लोगों ने पेड़ लगाए थे। नालों पर चेक डैम होता है, यानी छोटे छोटे बांध। जो भी बारिश का पानी आता है बच्चों, जब ये बारिश का पानी इकट्ठा हो जाता है तो ये बहने लगता है, तो ऐसे नालों पर एक बांध बना दिया जाता है, और इस बांध को कहते हैं चेक डैम। क्या कहते हैं? चेक डैम। तो अनवर ने बताया कि वहाँ महाराष्ट्र में वाटर शेड का प्रोजेक्ट चलाया जा रहा था, यानी पानी को, बारिश का पानी है उसको लोग इकट्ठा करते थे, और इसका पैसा कौन देता है? महाराष्ट्र सरकार। साथ में वहाँ पर पेड़ लगाए गए सरकार के द्वारा। साथ में जो भी नाले हैं जहाँ पर पानी का बहाव होता है, तो वहाँ पर चेक डैम बनाए गए, यानी बांध बना दिया, जिससे पानी वहीं इकट्ठा हो गया और वह धीरे धीरे ज़मीन में रिस गया, जिससे जल स्तर बढ़ गया। तो ये सभी कार्यक्रम महाराष्ट्र के गाँव में चलाए जा रहे हैं। ये अनवर ने अपनी बात कही ग्राम सभा में। वह टंकियां बनाई थी, सबको अनवर का विचार बहुत अच्छा लगा।
सबने ग्राम पंचायत को इसके बारे में पता करने के लिए कहा। सभी लोगों को ये बहुत अच्छी बात लगी कि भाई जो नल हैं उनको गहरा करने और कुओं को साफ करने से अच्छा है कि जब वर्षा होती है उस वर्षा के पानी को हम लोग इकट्ठा करें, जिससे हमारे गांव की पानी की समस्या खत्म हो जाएगी। तो ग्राम पंचायत के सभी लोगों ने ये बात पता लगाने के लिए कहा कि आप पूरी जानकारी इकट्ठा कीजिए। सरपंच को और पंच को कहा कि आप जानकारी इकट्ठा करके हमें बताइए कि सरकार इसमें कितना पैसा हमारे गांव के लिए लगा सकती है। ये बच्चों पानी की कमी पे निर्णय लिया गया। अब ग्राम सभा में दूसरा मुद्दा आता है। पहला मुद्दा आया सड़क की मरम्मत के पैसे का, दूसरा मुद्दा आया पानी की समस्या का। अब तीसरा मुद्दा क्या आता है वो देखते हैं। तीसरा जो मुद्दा आता है वो आता है गरीबी रेखा के नीचे आने वाले लोगों की सूची का। गरीबी रेखा के नीचे आने वाली लोगों की सूची क्या होती है बच्चों? गरीबी रेखा का मतलब होता है बच्चों, हमारे सरकार के द्वारा एक सीमा निर्धारित की गई है। सीमा निर्धारित का मतलब एक मतलब ये माना जाता है कि एक गरीबी रेखा है, यानी कि अगर कोई व्यक्ति के पास में इतनी संपत्ति है कि वह इस गरीबी रेखा से, यानी कि वह इस रेखा से अधिक संपत्ति रखता है, यानी कि ऊपर जो आता है गरीबी रेखा वो उसमें नहीं कहलाएगा। और अगर उस रेखा से संबंधित यानी इतनी संपत्ति से अगर किसी के पास संपत्ति कम होती है, पैसा कम होता है, तो उसको गरीबी रेखा से नीचे माना जाता है। ठीक है, ये हमारा सरकार के द्वारा एक निर्धारण किया गया है और इसकी एक सूची बनाई जाती है। सूची कैसे बनाई जाती है? विद्यालय के जो शिक्षक होते हैं गाँव में, वो हर घर में आते हैं, हर घर की जितनी भी संपत्ति होती है उसको वो देखते हैं, उसकी निगरानी करते हैं कि भाई इसके पास में पक्का मकान है कि नहीं है, इसके पास बिजली की सुविधा है कि नहीं है, इसके घर में कौन कौन व्यक्ति रहते हैं, कितने व्यक्ति रहते हैं, वो कितनी कितनी कमाई करते हैं, यानी उनकी आय कितनी है, घर में सुविधाएं और क्या क्या हैं, बिजली के उपकरण क्या हैं, उन सब की एक लिस्ट बनाते हैं, एक फोरम में लिखते हैं। और फिर जब ये लगता है कि भाई किसी व्यक्ति के पास में कोई सुविधा नहीं है, पक्के मकान नहीं है, कोई ज़मीन भी नहीं है, या उसके पास में कोई संपत्ति नहीं है, उसकी आय भी बहुत कम है, तो ऐसे व्यक्ति को फिर गरीबी रेखा के नीचे मान लिया जाता है। समझ में आ रहा है? और ये काम कौन करता है? जो भी शिक्षक लोग आते हैं वो इस चीज़ का सर्वे करते हैं गांव में। आपने भी अपने गांव में देखा होगा है, जब भी ऐसी गरीबी रेखा की सूची बनाई जाती है तो हमारे घर पे आके शिक्षक के द्वारा फॉर्म भरवाया जाता है और हमारी सारी जानकारी ली जाती है। तो ये इस पर चर्चा होती है कि हरदास गाँव में गरीबी रेखा के अंतर्गत कौन कौन लोग आने चाहिए जो कि नहीं आ रहे हैं, तो उसकी चर्चा होती है। तो हम देख लेते हैं लोगों की सूची पर स्वीकृति लेना। जैसे ही सूची में दर्ज नाम पढ़ने शुरू हुए, हरदास गांव में लोगों ने गरीबी रेखा से नीचे जो व्यक्ति हैं उनकी सूची बनी हुई थी, उसके नाम पढ़ने लगे, तो लोगों के बीच खुसर फुसर होने लग गई, बात होने लग गई। नटवर ने हाल ही में तो रंगीन टेलीविज़न खरीदा है, उसके बेटे ने एक मोटरसाइकिल भी भेजी है, वह गरीबी रेखा में कैसे हो सकता है? लोगों को यह मानना है क्योंकि जब नाम आया तो नटवर का नाम आया, तो अचानक से सब लोगों ने कहा कि भाई नटवर के घर में तो इतने सारे तो उपकरण हैं, उसके बेटे ने मोटरसाइकिल भी दी है, तो वह गरीबी रेखा में कैसे आ सकता है? क्यों? क्योंकि उसके पास तो संपत्ति है, आय है, तो वह तो गरीब ही नहीं है, लेकिन फिर भी उसका नाम इसमें है। तो लोग इसमें बातें करने लगते हैं। तो जब बातें करते हैं तो सूरजमल ने अपने पास बैठे आदमी को कहा कि सरोज ने सुखीबाई से कहा, बिरजू का नाम इस सूची में कैसे आ गया? उसके पास तो जमीन है, इस सूची में तो सिर्फ गरीब लोग ही होने चाहिए। ओम प्रकाश एक मजदूर है, उसके पास बिल्कुल जमीन नहीं है, वह मुश्किल से अपना गुजारा चला पाता है, पर उसका नाम तो इस सूची में नहीं है। ये आपस में लोग बात कर रहे हैं कि सूरजमल का भी नाम है, जबकि उसके पास में तो जमीन है, वह गरीब भी नहीं है, और ओम प्रकाश है, वह मजदूर है और गरीब भी है, लेकिन उसका नाम तो इस सूची में है ही नहीं। तो आपस में जब लोग बात करते हैं तो फिर उसके बाद में क्या होता है, सुखीबाई ने कहा कि तुम्हें तो पता ही है कि नटवर और बिरजू भी अमीर चंद के दोस्त हैं। अब अमीर चंद को कौन कुछ बोल सकता है? अमीर चंद पहले गांव का जमींदार था और अब भी वह सारी ज़मीन का मालिक है, लेकिन हमें ओम प्रकाश का नाम तो सूची में डलवाना ही है। देखो बच्चों, इसमें दिखाई दे रहा है कि जो जमींदार लोग हैं उसके जो सगे संबंधी हैं
वो सगे संबंधी अपनी ताकत के आधार पर, क्योंकि अमीरचंद क्या है, जमींदार है, पैसे वाला है, ताकतवर है, तो वो ताकत के आधार पर सूची में नाम लिखवा लेते हैं। जो भी सगे संबंधी हैं उनके नाम आ जाते हैं। और इसमें क्या होता है कि जो वास्तव में गरीब है, जो वास्तव में गरीबी रेखा के नीचे जी रहा है ओम प्रकाश, उसका इस सूची में नाम नहीं आता। तो इसमें क्या होता है, सरपंच ने देखा कि लोगों के बीच में खुसर फुसर हो रही है। उन्होंने पूछा अगर किसी को कुछ कहना है तो कहें। सरोज ने सूरजमल को उकसाने की कोशिश की, वह नटवर और बिरजू के बारे में पूछे, लेकिन सूरजमल चुपचाप बैठा रहा। अमीरचंद ग्राम सभा में बैठा सब पर निगाह रखे हुआ था। सरोज ने उठकर कहा कि ओम प्रकाश का नाम सूची में होना चाहिए। दूसरे लोगों ने भी माना कि ओम प्रकाश का परिवार बहुत गरीब है। सरपंच ने पूछा कि उसका नाम सूची में क्यों नहीं है भाई, क्योंकि उसका नाम तो होना चाहिए। तो इसके लिए जिस शिक्षक ने गरीबी रेखा के नीचे आने वाले परिवारों का सर्वेक्षण किया था, उसने बताया कि मैं ओम प्रकाश के घर कई बार गया, पर हर बार वहां पर ताला लगा हुआ था। वह शायद कहीं काम ढूंढने के लिए गया हुआ था। सरपंच ने कहा कि ओम प्रकाश की पारिवारिक आय देखी जाएगी और अगर वह सरकार द्वारा तय की गई राशि से कम में है तो उसका नाम भी सूची में शामिल किया जाएगा। देखो बच्चों, ये पूरी बात बताई कि जब शिक्षक घर पे आए तो ओम प्रकाश था नहीं, इसलिए उसका सर्वे नहीं किया गया और सर्वे नहीं होने के कारण उसका इस गरीबी रेखा की सूची में नाम नहीं आ पाया। तो सरपंच ने ये बात कही कि भाई अगर इसका नाम नहीं है तो दोबारा से जब सर्वे किया जाएगा तब इसके जो भी संपत्ति होगी उसकी पूरी देखा जाएगा, उसको जांचा जाएगा कि ये वास्तव में गरीब है। अगर ये वास्तव में गरीब है तो इसका नाम जो गरीबी रेखा की जो सूची है, गरीबी रेखा से जो नीचे रहने वाले लोग हैं उसकी सूची में इसका नाम जोड़ दिया जाएगा। अब बच्चों, आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि गांव के सभी लोग इस गरीबी रेखा से नीचे की सूची में अपना नाम क्यों जुड़वाना चाहते हैं? ऐसा क्या है कि इसमें सभी अपना नाम जुड़वाना चाहते हैं? इसको बीपीएल कहते हैं बच्चों, ध्यान रखना। बीपीएल, क्योंकि गरीबी रेखा का जो नाम है वो आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन बीपीएल से आप बहुत अच्छे से समझ जाओगे, क्योंकि हम बार बार में बीपीएल कार्ड का नाम सुनते रहते हैं। तो बीपीएल कार्ड बच्चों किनका बनता है? जो व्यक्ति गरीबी रेखा से नीचे होते हैं, यानी कि वो बहुत गरीब होते हैं। और उसका हमें फ़ायदा क्या मिलता है? आप में से बहुत सारे लोगों का बीपीएल कार्ड बना हुआ होगा घर में, तो आपको क्या क्या विशेष प्रावधान मिलते हैं सरकार के द्वारा? इसमें यह होता है कि बच्चों जिनका बीपीएल कार्ड बना हुआ होता है, सरकार उन पे विशेष ध्यान रखती है। क्यों? क्योंकि हमने पहले पढ़ा था कि सरकार के द्वारा समानता और न्याय स्थापित की जाती है, यानी कि जो लोग समाज में आर्थिक रूप से निम्न हैं, गरीब है, उनको समान लाने के लिए सरकार कई कार्यक्रम चलाती है। और वह कार्यक्रम किसके आधार पर उनका फ़ायदा देती है? बीपीएल कार्ड के आधार पर। यानी कि जब बीपीएल कार्ड बना हुआ होता है उस व्यक्ति के, उस परिवार को विशेष राशि दी जाती है, आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, पेंशन दी जाती है, उनके बच्चों को पढ़ाई के लिए विशेष पैसा दिया जाता है, छात्रवृत्ति दी जाती है। उनको जो राशन मिलता है, यानी कि जो चावल, चीनी, तेल, जो भी राशन मिलता है वो उनको कम दामों पे मिलता है। गेहूं और चावल की व्यवस्था की जाती है। ऐसी बहुत सारी सुविधाएं हैं जो बीपीएल लोगों को दी जाती हैं, उनके घर बनाए जाते हैं। तो इस तरीके से ये फ़ायदा होता है। इसीलिए कई बार जो गांव के लोग हैं, जो कि ताकतवर हैं, जो कि पैसे वाले हैं, वो अपनी ताकत के आधार पर बीपीएल कार्ड बनवा लेते हैं, जो कि गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों? सरकार फ़ायदा जो वास्तव में बीपीएल हैं उन्हीं को देती है। तो ऐसे में हमारी जिम्मेदारी क्या होती है कि जो शिक्षक होते हैं या जो गांव के लोग होते हैं, पंच हैं, सरपंच हैं, उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारे गांव में वास्तव में कौन कौन लोग बीपीएल में आते हैं। तो बच्चों, इस प्रकार से इस पूरे भाग में हमने ग्राम सभा की बैठक की चर्चा की। और इस ग्राम सभा की बैठक में आपने कौन कौन से मुद्दे समझ में आए? तो इसमें हमने ये देखा, सबसे पहले तो सड़क की जो मरम्मत हुई थी उसके पैसे का वितरण किया गया, पैसे का जिक्र किया गया सरपंच के द्वारा कि कितना पैसा लगा। दूसरी बात की गई वहाँ पर किस चीज़ की?
जल की कमी के लिए निर्णय किया गया कि जो जल की कमी है उसको कैसे दूर किया जाए। सभी गांव वालों ने अपनी अपनी राय दी। तीसरी बात की गई बीपीएल सूची की, कि बीपीएल सूची में जिनका नाम नहीं है उसको कैसे जोड़ा जाए। तो ये पूरे कई मुद्दे आपने देखे। अब अलग अलग गाँवों में अलग अलग मुद्दे हो सकते हैं, अलग अलग समस्याएं हो सकती हैं, और इसी प्रकार से हर गाँव में ग्राम सभा की बैठक होती है। तो मैं समझती हूँ आपको ग्राम सभा की बैठक बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। जब आप भी ग्राम सभा के सदस्य बनेंगे तो आप इसको और भी अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। ठीक है, तो ये भाग हमारा यहीं पर समाप्त होता है। अगले भाग में हम हमारी पंचायत के बारे में जिक्र करेंगे कि पंचायत कौन कौन से कार्य करती है। ठीक है, तब तक के लिए बने रहिए बच्चों। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।